तो दोस्तों सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है पॉलिटी से राष्ट्रपति, उससे संबंधित मैं आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि हमारे आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड पुलिस दरोगा, पटवारी लेखपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चन जो भी हमारे फैक्ट मिलेंगे और जो भी इन क्वेश्चनों से और क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि जो आपके सभी डाउट हैं और अगर आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में बनता हो तो आप उसे आसानी से कर दोगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है हमारा भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। तो इसमें हमको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया है विरोधी दल का नेता और चौथा ऑप्शन दे रखा है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पास हमारी 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो एक शक्ति होती है वो सामान्य शक्ति होती है जो कि हमारी 4 प्रकार की होती है दोस्तों। और इसमें जो पहली शक्ति होती है वो हमारी कार्यपालिका शक्ति होती है, दूसरी शक्ति हमारी विधायक शक्ति होती है, तीसरी शक्ति हमारी न्यायिक शक्ति होती है और चौथी शक्ति हमारी वित्त शक्ति होती है। तो दोस्तों जो हमारी दूसरी शक्ति होती है वो हमारी आपातकालीन शक्ति होती है दोस्तों। वो हमारी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। उसमें जो हमारी पहली शक्ति होती है उसमें अनुच्छेद 352 में जिसमें हमारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है दोस्तों। और जो हमारी दूसरी शक्ति होती है जिसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। और तीसरी शक्ति जो आती है जिसमें हमारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत हमारे वित्तीय आपात की घोषणा करता है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे सामान्य शक्ति में जो हमारी पहली शक्ति आती है वो आती है हमारी कार्यपालिका शक्ति दोस्तों। तो कार्यपालिका शक्ति में हमारा साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारी केंद्र सरकार की कार्यपालिका का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं कि जो हमारी केंद्र सरकार की कार्यपालिका में जो हमारा बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति हमारा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और उसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है दोस्तों। इसका वर्णन हमारा अनुच्छेद 75 के 1 में किया गया है दोस्तों आपको एक फैक्ट और बता दूं इससे कि हमारे 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत कहा गया है कि जो केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम मंत्री होंगे हमारी लोकसभा के कुल सदस्य के 15% अधिकतम मंत्री होंगे दोस्तों। और जो अगर न्यूनतम मंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो न्यूनतम मंत्री का उल्लेख हमारे संविधान में अभी तक नहीं किया गया है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इसी के चलते अगर पूछ लिया जाए कि राज्य की मंत्रिपरिषद में हमारे अधिकतम मंत्री कितने होते हैं तो हमारे राज्य के मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम मंत्री होते हैं दोस्तों विधानसभा के कुल सदस्य के कितने होते हैं दोस्तों 15% अधिकतम मंत्री होते हैं। और न्यूनतम मंत्री पूछा जाएगा वो तो केवल कितने होते हैं दोस्तों हमारा 12 हमारे न्यूनतम मंत्री होते हैं दोस्तों अगर आपसे इसी के चलते अगर ये भी पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में अधिकतम मंत्री कितने होते हैं तो दोस्तों जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में जो अधिकतम मंत्री होते हैं वो विधानसभा के कुल सदस्यों के दोस्तों 10% होते हैं दोस्तों आई होप आपको इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट मिल गए होंगे दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो सबसे पहला है अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरा है राज्यसभा के द्वारा, तीसरा है लोकसभा के द्वारा, चौथा है हमारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख किया गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो हमारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक गण दोस्तों कौन कौन से होते हैं अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों जो निर्वाचक गण होते हैं दोस्तों वो हमारे लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसमें शामिल होते हैं दोस्तों। और 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारा जो पंडुचारी और केंद्र शासित प्रदेश है उसके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी इसमें हमारा शामिल किया गया है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख इसमें किया गया है तो दोस्तों उसकी रीति का उल्लेख हमारा अनुच्छेद 55 में किया गया है। और उसमें हमारा साफ साफ लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो हमारा समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है दोस्तों मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है और उसके लिए उम्मीदवार है तो वो कैसे राष्ट्रपति के पद पर बनता है दोस्तों।
दोस्तों अगर कोई भी और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहता है दोस्तों, सबसे पहले उसे हमारे एक न्यूनतम वैध मतों का दोस्तों एक कोटा प्राप्त करना होता है, और जिसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा कुल वैध मतों की संख्या दोस्तों, कुल वैध मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति +1, और यहाँ पे हमारा 1 होता है दोस्तों। अगर मान लो कि कुल वैध मतों की संख्या 100 है दोस्तों, निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति हमारा 1 और यहाँ पे हमारा +1 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा +1 आ जाएगा, तो ये हमारा टोटल कैलकुलेट करके दोस्तों 51 हो जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार लेना चाहता है तो उसे हमारा न्यूनतम वैध मतों का कोटा 51 दोस्तों हमारा प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इसमें एक शब्द और दे रखा है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग। तो दोस्तों जो हमारा एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हमारा कोई भी व्यक्ति अगर सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद तो हासिल कर लेता है और अगर न्यूनतम वैध मत हासिल नहीं कर पाता है दोस्तों, अगर जब कोई भी व्यक्ति हमारा राष्ट्रपति के चुनाव भागीदार हो रहा है तो दोस्तों तब हमारा एकल संक्रमण मत पद्धति का दोस्तों हमारा प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मान ला कि दोस्तों एक उम्मीदवार है जिसको हमारा 40% वोट मिले, और एक बी उम्मीदवार है जिसको हमारा दोस्तों 35% उम्मीदवार मिले, और एक सी उम्मीदवार है जिसे हमारा दोस्तों 25% वोट मिले दोस्तों। तो दोस्तों तो इसमें देखा जाएगा कि इन तीनों में से सबसे कम वोट किसके हैं दोस्तों, सबसे वोट कम हमारे इसके हैं, तो इसे हमारे राष्ट्रपति के चुनाव से दोस्तों हमारा बाहर कर दिया जाएगा, और जो इसके वोट जो है हमारे 25% उसे हमारा ए और बी में दोस्तों बांट दिया जाएगा, और इसकी हमारे जो दोस्तों हमारे दूसरी पसंद देखी जाएगी कि ये किसी कितना वोट देना चाहता है। तो मानो दोस्तों इसने हमारे ए को दोस्तों हमारा मान लिया, इसने हमारा ए को हमारा 5% वोट दिया और इसने बी को हमारा 20% वोट दिया, तो दोस्तों जो हमारे बी वाला राष्ट्रपति के वोट अधिक होने पे हमारा बी वाला राष्ट्रपति को हमारा उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ऐसी स्थिति का अभी तक का प्रयोग किया गया है, ऐसी स्थिति का प्रयोग दोस्तों अभी तक एक ही बार किया गया है, वो हमारा 1969 में किया गया था दोस्तों, वो भी बीबी गिरी के समय में किया गया था, जब द्वितीय राउंड की गणना हुई थी और उन्होंने हमारा नीलम संजीव रेड्डी को दोस्तों हराया था। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन दोस्तों इतने फैक्ट मिल गए दोस्तों। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि अनुच्छेद 53, दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 61, तीसरा दे रखा है अनुच्छेद 74, चौथा दे रखा है अनुच्छेद 70। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनुच्छेद 61 दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है दोस्तों, तो उसकी जो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लाया जाता है दोस्तों, जब हमारा राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है, तो दोस्तों तब हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों। जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को सबसे पहले हमारा 14 दिन पहले हमारा सूचना देनी होती है दोस्तों, और उस सूचना देनी होती है, और उस सदन के हमारे 1/4 सदस्यों के दोस्तों हमारा उस सूचना में दोस्तों क्या होना चाहिए दोस्तों, हस्ताक्षर होने चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि हमारा दोनों सदनों से हमारा महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है दूसरा, और हमारे दूसरे सदन में दोस्तों भेजा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो दूसरा सदन क्या करता है कि जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाया दोस्तों उसकी जांच करता है, और अगर दोस्तों और राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने की क्या देता है दोस्तों, उसमें हमारा मौका भी देता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर वो आरोप सही हो जाता है तो दूसरा सदन क्या करता है दोस्तों, 2/3 बहुमत से दोस्तों एक प्रस्ताव पास कर देता है, और राष्ट्रपति पर हमारा दोस्तों क्या लग जाता है, हमारा महाभियोग लग जाता है दोस्तों, और राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है दोस्तों। और फिर दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा पद खाली हो जाता है, और जब पद खाली हो जाता है दोस्तों तो उस पद को हमारा 6 महीने के भीतर दोस्तों हमारा क्या होता है, हमारा भरना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी क्या होती है दोस्तों, हमारे महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो दोस्तों जो हमारी महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया ली गई है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी हमारे संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं
हैं वो भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें उल्टा होता है कि जो हमारे संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों, वो हमारे महाभियोग की प्रक्रिया में दोस्तों हमारे भाग लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी हमारे विधानसभा के सदस्य हमारे भाग लेते हैं दोस्तों, और दोस्तों इसमें उल्टा होता है, जो हमारे महाभियोग की प्रक्रिया में दोस्तों होता है, हमारे विधानसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों हमारा उसमें हमारा दोस्तों भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये पूरी बात दोस्तों पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है दोस्तों, वो हमारी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों। कैसी प्रक्रिया हो जाएगी दोस्तों, वो हमारी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी हमारे महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जाती है तो उस दौरान हमारा कोई भी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है दोस्तों। और उस प्रक्रिया में हमें राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते शक्तियाँ होती है दोस्तों, उसमें हमारी कोई कटौती नहीं होती है दोस्तों। और जो भी हमारे राष्ट्रपति द्वारा जो भी हमारे कार्य किए जाते हैं वो दोस्तों वो सभी हमारे वैध माने जाते हैं दोस्तों। दोस्तों आई होप आपको इस क्वेश्चन से इतनी फैक्ट मिल गए होंगे दोस्तों। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो दोस्तों इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है भारत का महान्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एक राज्य का राज्यपाल और चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति होता है वो इन तीनों की नियुक्ति करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारा भारत का महान्यायाधीश होता है, जो राष्ट्रपति होता है, इसकी नियुक्ति हमारा अनुच्छेद 76 के तहत करता है दोस्तों। और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का जो दोस्तों प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 148 से 151 में दोस्तों दिया गया है। और दोस्तों जो एक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है दोस्तों अनुच्छेद 155 में दोस्तों करता है। दोस्तों आई होप आपको इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट मिल गए होंगे। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। दोस्तों इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है 7 दिन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 14 दिन, तीसरा दे रखा है 30 दिन, चौथा दे रखा है 21 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर दोस्तों बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि छठा क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति का चुनाव किस आयोग द्वारा दोस्तों किया जाता है। दोस्तों इसमें भी हमको दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग दोस्तों, दूसरा हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, तीसरा हो जाएगा योजना आयोग, तीसरा हो जाएगा नीति आयोग। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी हमारे चुनाव किए जाते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और कोई भी चुनाव किया जाएगा दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और पंचायती राज संस्थाओं को छोड़कर सभी का चुनाव हमारा केंद्र निर्वाचन आयोग कराता है। और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो कराता है दोस्तों हमारा राज्य निर्वाचन आयोग कराता है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा केंद्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 324 में दोस्तों इसका हमारा प्रावधान दिया गया है दोस्तों। हमारा 7वां क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के पुनर्विचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो पहला ऑप्शन हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, दूसरा हो जाएगा 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, तीसरा हो जाएगा 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत और चौथा हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो दोस्तों जो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति के पुनर्विचार पर कब प्रतिबंध लगाया गया था और क्यों लगाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले पता होता है कि अगर संसद के किसी भी सदन द्वारा अगर कोई भी पारित विधेयक हमारे राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास हमारे 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं और राष्ट्रपति उन 3 प्रकार की शक्तियों में दोस्तों एक प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है। तो दोस्तों जो हमारी पहली शक्ति होती है वो होती है कोई भी सदन से अगर पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो दोस्तों जो वो विधेयक होता है हमारा कानून का रूप धारण कर लेता है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी सेकंड शक्ति होती है दोस्तों, अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उस विधेयक में किसी भी प्रकार की कमी है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को हमारा उस सदन में पुनर्विचार के लिए दोस्तों भेज सकता है। लेकिन दोस्तों अगर वही विधेयक हमारा दोबारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और उस विधेयक पर हस्ताक्षर दोस्तों हमारा करना ही पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों फिर हमारा क्या हुआ दोस्तों, हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार ने हमारा
राष्ट्रपति के पुनर्विचार पर क्या लगा दिया दोस्तों, हमारा प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर दोस्तों हमारा आगे चलकर क्या हुआ दोस्तों कि जब हमारा 44वां संविधान संशोधन 1944वां संविधान संशोधन दोस्तों हमारा 1978 हुआ, तब हमारा मोरारजी देसाई की सरकार ने हमारा दोबारा हमारे राष्ट्रपति को हमारा पुनर्विचार की शक्ति दोस्तों हमारा दोबारा दे दी गई दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि पुनर्विचार की शक्ति को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों हमारे पुनर्विचार की शक्ति को हमारा निलंबनकारी वीटो भी दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों हमारी एक जो विधायक होता है, हमारा संविधान संशोधन विधायक होता है दोस्तों, उसे राष्ट्रपति हमारा दोस्तों हमारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार ने हमारा 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत अगर हमारा दोनों सदनों से अगर हमारा संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है तो उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना जरूरी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक हमारा विधायक है संविधान संशोधन विधेयक जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए दोस्तों नहीं भेज सकता है। दोस्तों हमने दो शक्ति की बात तो कर ली थी, तो जो हमारी तीसरी शक्ति होती है दोस्तों वो होती है अगर कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति आगे पारित ना करे और अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख ले या उस पर हस्ताक्षर ना करे, तो ऐसी शक्ति को दोस्तों हमारा पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और हमारा पॉकेट वीटो का प्रयोग अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी हमारा 1986 में हुआ था और राष्ट्रपति हमारा ज्ञानी झील सिंह द्वारा किया गया था दोस्तों। वो हमारा डाकघर संशोधन विधेयक पर दोस्तों किया गया था। तो किस पे किया गया दोस्तों, हमारा डाकघर संशोधन विधेयक पर किया गया था। और दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 1 में किया 111 में दोस्तों किया गया है दोस्तों आई होप आपको इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट दोस्तों मिल गए होंगे दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के समाधान करने की शक्ति है दोस्तों इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। जो पहला ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 68 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 52 दे रखा है दोस्तों, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 72 दे रखा है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 71 दे रखा है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 72 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति के पास हमारा समाधान करने की 4 शक्ति होती है दोस्तों। जो हमारी पहली शक्ति होगी, अगर सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त किसी भी व्यक्ति को सजा मिली है तो राष्ट्रपति उसकी पूरी सजा को माफ कर सकता है दोस्तों, पहली शक्ति होती है। तो दोस्तों दूसरी शक्ति होती है फिर राष्ट्रपति हमारा उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमारा फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति उसे उम्र कैद करा सकता है दोस्तों। और जो तीसरी शक्ति होती है वो उस सजा की अवधि को कम करा सकता है, और चौथी शक्ति होती है वह उस सजा पर विराम भी लगा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसकी सिफारिश पर करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। जो हमारा पहला ऑप्शन है मंत्री परिषद की सिफारिश पर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है लोकसभा के अध्यक्ष की सिफारिश पर। तो दोस्तों जो हमारा आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है वो दोस्तों हमारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है दोस्तों इसका आपको आंसर पता होना चाहिए दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, उसमें वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें दे रखा है केंद्र में स्थित विश्वविद्यालय का कुलधिपति कौन होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। जो हमारा पहला ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो केंद्र में स्थित विश्वविद्यालय दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय या सरकारी विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रपति हो जाएगा वो किसका कुलधिपति हो जाएगा, तो दोस्तों वो जो राष्ट्रपति होता है वो केवल हमारा सरकारी विश्वविद्यालय का कुलधिपति होता है, और राष्ट्रपति हमारे अन्य कुलपतियों की भी दोस्तों क्या करता है दोस्तों नियुक्ति भी करता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय का कुलधिपति कौन होता है, तो दोस्तों उस टाइम पर राष्ट्रपति को टिक करके मत आना दोस्तों, क्योंकि जो हमारा केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय का कुलधिपति होता है दोस्तों वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे दोस्तों। मैंने आपको इन 10 क्वेश्चनों में जो भी इनके रिलेटेड फैक्ट है मैंने वो भी बताया, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के दृष्टि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, जिससे कि आपके जो सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी पर्सन में डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर
बताना दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।